हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप लोगों की प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी. सो टुडे आई एम बैक विथ अनदर इम्पोर्टेंट रिवीजन ऑफ ऑडिट, दैट इज एसए 540. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द रिवीजन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. एसए 540. एसए 540 किसके बारे में है? एसए 540 है अकाउंट ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स. सी, आपको भी पता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हम जब एफआर पढ़ते हैं या फिर ऑडिट पढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम एस्टिमेट्स लगाते हैं कि इतना अमाउंट होगा, इतना का अपन टैक्स पे कर देते हैं इस बेसिस पे, इस अजम्पशंस पे. सो इस चीजों का भी ऑडिट होना चाहिए. सो यहाँ पे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऐसे 540 डिस्क्राइब करता है. ठीक है. सो स्कोप ऑफ ऐसे क्या होता है? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स प्लस रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स होंगे इसके, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या है ऑडिटर की. सो ये है एक ऐसे 540 का स्कोप. तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है? अगर अपन एकदम रेयर क्या बोलना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में देखें कि अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब अकाउंटिंग का एस्टिमेट. अकाउंटिंग में नंबर्स आते हैं, प्रोविजंस आते हैं. सो इन सब का हम एस्टिमेट करते हैं कुछ एजम्पशन के बेसिस पे, पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे. ठीक है. तो अब प्रॉपर लैंग्वेज अगर देखें, सो सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स कांट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, लेकिन उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं. तो उसको बोलते हैं अपन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. ठीक है. अब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है. उस ये इंपॉर्टेंट है काफी. जैसे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विच इन्वॉल्व्स लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड लोअर ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. तो ये सारी एग्जाम्पल्स आपको वहां पे लिख के आने पड़ेंगे. सो ये अपन 4 एग्जाम्पल्स है, वो पढ़ते हैं. पहला, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व्स लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. वो अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें अनसर्टेनिटी काफी कम है और इसलिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी काफी कम है. तो ये कैसे, कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं? देखो, जिस एंटिटी मतलब जो बिजनेस में जो एंटिटीज एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर नॉट कॉम्प्लेक्स, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है उनके बिजनेस का, तो उसमें जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट करेगा, सो सॉरी, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट करेगा वो प्रॉपर करेगा. उसमें अनसर्टेनिटी का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल है. बट अगर वो कॉम्प्लेक्स होगी बिजनेस एक्टिविटी, तो उस केस में क्या हो सकता है कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई हो सकती है. ठीक है. तो इस बेसिस पे आगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इज फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड बिकॉज दे रिलेट टू रूटीन ट्रांजैक्शन. अब ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट कर रहा है, ये रिलेटेड ही है किसी रूटीन ट्रांजैक्शन से. सो यहाँ पे भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो होगी. देन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम रेडिली अवेलेबल डेटा. जो डेटा रेडिली मार्केट में या फिर मतलब अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल है, सो उससे जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट डिराइव हुए हैं उसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी भी कम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, जो पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट होते हैं एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्राइस होती है सिक्योरिटीज की, सो ये सारे रेडिली अवेलेबल डेटा है, तो जिससे कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट डिराइव होगा उसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी काफी लो रहेगी. उसके बाद फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, जहां पे मॉडल जो है वेल नोन है, जिस मॉडल से, जिस मेथड से अकाउंटिंग एस्टिमेट डिराइव किया जा रहा है वो वेल नोन है, जनरली एक्सेप्टेड, प्रोवाइडेड द अजम्पशन और इनपुट्स आर ऑब्जर्वेबल. सी, मॉडल वेल नोन है और जनरली एक्सेप्टेड है, बट प्रोवाइडेड जो भी अजम्पशंस और इनपुट्स आप लगा रहे हो, आप ले रहे हो फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वो ऑब्जर्वेबल होने चाहिए मार्केट में. ऐसे नहीं कि कुछ अलग ही जो जो कभी सुना ना हो, या फिर कभी ऑडिटर ने ये मतलब बोला कि ये कहाँ से assumptions इस टाइप का, तो कुछ है भी नहीं. तो बेसिस अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए.
तो उस केस में आपका जो अकाउंटिंग एस्टिमेशन का एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, वो काफी लो रहेगी. Then fair value accounting estimate with the method prescribed by the applicable financial reporting framework, simple, applied easily to assets और liabilities जिसको भी require measurement at fair value. मतलब जो fair value accounting estimate है, जो method प्रिस्क्राइब किया गया है बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो मेथड काफी सिंपल है और इजीली अप्लाई किया जा सकता है एसेट्स और लाइबिलिटीज में, और जिन एसेट और लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू में मेजर करने की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, एक बार क्विकली वापस से रिवाइज करते हैं किस केसेस में किस कहाँ कहाँ पे आपकी जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है जिसमें लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहेगी. सबसे पहला, इट शुड द बिजनेस एक्टिविटी शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, जो रूटीन ट्रांजैक्शन से रिलेट करती है, जो डिराइव हुई है रेडिली अवेलेबल डेटा से, जो जहाँ पे मॉडल जो है जिससे अकाउंटिंग एस्टिमेट डिराइव हुए हैं वो मॉडल वेल नोन है, प्लस जो मेथड है वो सिंपल और इजीली अप्लाइड है. ठीक है, अब हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जहाँ पे जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किया जा रहा है उसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी काफी हाई होती है. कौन कौन से केसेस में? अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इज रिलेटिंग टू द आउटकम ऑफ लिटिगेशन. सी, लिटिगेशन का आउटकम क्या होगा एग्जैक्टली हमको नहीं पता, या फिर एकदम हम श्योर शॉट एजम्पशन भी नहीं लगा सकते कि यही होगा, है ना. हम केस हारेंगे कि केस जीतेंगे, कितनी पेनल्टी आएगी, ये श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता. इसलिए इसकी जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है वो क्या होती है सर? हाई होती है. देन fair value accounting estimate for derivative financial instruments which is not publicly traded, जो publicly traded नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके लिए जो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट किया जाता है उसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी भी काफी हाई है. उसके बाद फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर विच हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल इज यूज्ड, और इनके जो अजम्पशंस और इनपुट्स है ये मार्केट प्लेस में इजीली ऑब्जर्वेबल भी नहीं है. ये एकदम स्पेशलाइज्ड एंटिटी ने ही डेवलप किया है मॉडल, तो उसकी भी जो अकाउंटिंग एस्टिमेट की जो अनसर्टेनिटी है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, वो भी काफी हाई रहेगी. ठीक है, आउटकम ऑफ लिटिगेशन, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल. ठीक, अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के विच इज अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, जैसे वारंटी ऑब्लिगेशंस, है ना. उसके बाद आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेंटरी ऑब्सोलेसेंस. सो ये इन सब चीजों के जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है ये अदर देन फेयर वैल्यू, इसमें कोई फेयर वैल्यू अपने को अकाउंट एस्टिमेट करने की नीड नहीं है. ठीक है, अदर देन फेयर वैल्यू है. अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, प्रोविजन अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन मेथड, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ये सारे ये क्विकली अपन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. एक बार आपको रीड करना है अच्छे से. देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये हो गए अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और ये हो गए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. जैसे कि शेयर बेस्ड पेमेंट विच इज फ्रॉम इंडेज 10 विच इज इंडेज 102, फिर 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशन में अपन फेयर वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, है ना. उसके बाद ये डिस्पोज, ये 105 लिखा है एक्चुअली. So property or equipment which is held for disposal 105, complex financial instruments which are not traded in an active and open market 109, and then आपका 60 property plant and equipment. अब मेन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होते हैं, पोर्शन शुरू होता है, जैसे कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करने में, ऑडिट करने में, एंड उसके क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे. ठीक है, सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट. सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कुछ चीजों की. कौन कौन सी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेगा? वो देखेगा कि मैनेजमेंट कैसे उन ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और कंडीशंस को आइडेंटिफाई करता है जिसके कारण आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करने की नीड पड़ती है. ठीक है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा? वो इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से अबाउट चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस which may include, for example, inquiries about whether entity has engaged in new type of transactions. मैनेजमेंट से ऑडिटर इंक्वायर करेगा कि क्या एंटिटी किसी न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में एंगेज हुई है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाना पड़ेगा. पहला, उस ट्रांजैक्शंस के दो पॉइंट्स है. ठीक है,
ट्रांजैक्शंस का दूसरा पॉइंट है कि जो आपने ट्रांजैक्शन किए उसके जो टर्म्स है वो टर्म्स के कारण क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज होंगे या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट लाने की नीड पड़ेगी। तो दो केसेस, दो जो पॉइंट्स है वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। एंटिटी हैज एंगेज्ड इन न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच मे गिव राइज टू अकाउंटिंग एस्टिमेट, देन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी करेगा ऑडिटर मैनेजमेंट से कि अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैव चेंज्ड। क्या जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो चेंज हुई है, क्या चेंज हुई है जिसके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट लाने की नीड पड़ रही है या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज करने की नीड पड़ रही है। सो आप ऐसे पॉइंट्स लिखने के बाद ये वाले विच मे गिव राइज टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसे करके पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके एक पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, मैंने मोस्टली कीवर्ड्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बाकी सेंटेंस फ्रेमिंग आप ऐसे करना, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैव चेंज्ड व्हिच मे गिव राइज टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऐसे। उसके बाद ऑडिटर इंक्वायर करेगा रेगुलेटरी और अदर चेंजेस व्हिच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद न्यू कंडीशंस और इवेंट्स हैव अकर्ड। ठीक है, ऐसे कोई न्यू कंडीशंस या इवेंट्स है जो हुए हो जिसके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करना पड़ रहा है। सो यहाँ से आप कैसे याद रखेंगे इसको, अबाउट चेंजेस, यहाँ पे आइडेंटिफाई दोस ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और कंडीशंस। ट्रांजैक्शंस कौन कौन से, न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, दो पॉइंट हो गए ट्रांजैक्शन से। ठीक है, उसके बाद इवेंट्स कंडीशंस वाला ये वाला पॉइंट था, न्यू कंडीशंस और इवेंट्स हैव अकर्ड। ठीक है, एंड देन चेंज्ड, तो कुछ ऐसे कंडीशंस, तो ये दो पॉइंट और चेंजेस वाले याद रख सकते हो, जैसे रेगुलेटरी और अदर चेंजेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज और फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैव चेंज। ठीक है, ट्रांजैक्शन के दो पॉइंट, इवेंट्स और कंडीशंस वाला ये पॉइंट एंड चेंजेस वाला एक पॉइंट। डन, ओके। नोट क्या लिखा है, ऑडिटर में आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे गिव राइज टू द नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जो मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है, सो वो ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या, पहला पॉइंट हमने अंडरस्टैंडिंग का पढ़ा, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, पहला पॉइंट ये। उसके बाद ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर ये समझेगा कि कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाती है। सबसे पहले उसके अपन ने ये देख लिया कि आइडेंटिफाई कैसे करती है उन ट्रांजैक्शन इवेंट्स कंडीशंस को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ठीक है आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो बनाती कैसे है अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा जिसके ऊपर आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेथड्स एंड मॉडल विच इज यूज्ड इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या मेथड्स है, क्या मॉडल यूज हो रहे हैं। उसके बाद क्या कोई चेंजेस है जो प्रायर पीरियड में जो मेथड यूज करते थे अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने के लिए, इस साल क्या कोई चेंज आया है, और अगर चेंज आया है तो फिर वो क्यों आया है, ये। ठीक है, ये डिस्कस करना है। फिर रेलेवेंट कंट्रोल्स क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जब आप बनाते हैं तो कुछ कंट्रोल्स लगाए होंगे, जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल इफेक्टिवनेस आपको देखना पड़ेगा, तो वो क्या रेलेवेंट कंट्रोल्स है। उसके बाद क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट का यूज किया है क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने के लिए। ठीक है, एंड देन assumptions अंडरलाइंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या assumptions है जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग एस्टिमेट बना रहे हैं। वेदर एंड हाउ मैनेजमेंट हैज असेस्ड द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, क्या मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट उसने बनाया है उसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का इफेक्ट एनालाइज या असेस किया है कि नहीं। ये सारे पॉइंट्स है जिसमें आपको लिखना है कि हाउ मैनेजमेंट मेक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले मेथड्स एंड मॉडल, उसके बाद वो चेंज हुए तो क्यों चेंज हुए हैं, उसके बाद आप ये याद रख लेना मेथड्स, मॉडल, देन अजम्पशंस, ये तीन आपको बार बार देखने मिलेगा, मेथड्स, मॉडल, अजम्पशंस। उसके बाद एक ऐसे याद रखना कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाया तो चलो एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं, तो वो पूछना है आपको वेदर मैनेजमेंट इज यूज एन एक्सपर्ट और रेलेवेंट कंट्रोल्स। फिर लास्ट में आपका इफेक्टिव एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ऐसे आप 2 से 3 बार अपने आप को समझा समझा के भी बोलेंगे, ऐसे थोड़ा डायलॉग्स बनाएंगे कि पहले मेथड्स, मॉडल, फिर अजम्पशंस के बाद उससे नहीं हुआ तो अब एक्सपर्ट को बुलाते हैं, एक्सपर्ट को बुलाने के बाद 2 पॉइंट बचे आपका रेलेवेंट कंट्रोल्स, एंड देन जो इफेक्टिव एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है वो असेस करता है क्या मैनेजमेंट। 5 पॉइंट कंप्लीट, ये लिखोगे आपको मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ठीक है,
सो अब आते हैं आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है एंड देन असेस करना है। सो इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर क्या इवेल्युएट करेगा, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, क्या हाई है क्या कि लो है क्या, जो अपन ने ऊपर पढ़ा कौन कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है वो हाई है कि लो है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि रोमम हाई होगा कि लो होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर इन ऑडिटर्स जजमेंट एनी ऑफ दोज अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, क्या उसकी हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है जिसके कारण सिग्निफिकेंट रिस्क और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बेसिक सी बात है, अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद जो भी आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस कर लिया है, अब उसको रिस्पॉन्स भी तो करना है। सी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये सारा करने के बाद हमको रोमम मिला, असेस्ड रोमम, ये असेस्ड रोमम। अब इसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज अप्लाई, ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा, सबसे पहले फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले ऑडिटर देखेगा, डिटरमाइन करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या मेथड्स जो यूज किए गए फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वो अप्रोप्रिएट है एंड कंसिस्टेंटली अप्लाई किए गए हैं कि नहीं। ठीक है, फिर एक अगर कोई चेंजेस है, देखा मैंने ऊपर बोला था ना कि मेथड्स वाली पॉइंट्स आएंगे, सो वेदर मैनेज मेथड्स फॉर मेकिंग मेथड्स अप्रोप्रिएट है और उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है कि नहीं। फिर अगर कोई चेंजेस है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में या फिर मेथड्स में फ्रॉम प्रायर पीरियड, वो अप्रोप्रिएट तो है ना इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक, अब इन रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर अंडरटेक करेगा फॉलोइंग चीजें, क्या क्या। सबसे पहले वो डिटरमाइन करेगा कि वेदर इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट की डेट तक वो देखेगा जितने भी इवेंट्स है वो सारे क्या प्रोवाइड करते हैं क्या ऑडिट एविडेंस विच इज रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, सारे इवेंट्स चेक करेगा। उसके बाद वो डेटा चेक करेगा, टेस्ट चेक्स डेटा जो कि मैनेजमेंट ने यूज किया है फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, वो सही है कि नहीं वो डिटरमाइन करेगा। फिर वो क्या देखेगा, इवेल्युएट करेगा कि जो मेथड है जो मेजरमेंट के लिए यूज किए गए वो अप्रोप्रिएट है और अजम्पशंस रीजनेबल है। ये भी मैंने ऊपर बताया था, मेथड मॉडल अजम्पशंस, ये सारे पॉइंट्स इसमें आगे आते जाएंगे। ठीक है, पहला इवेंट्स देखेगा अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके बाद वो डेटा चेक करेगा, टेस्ट चेक्स डेटा विच इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। फिर वो देखेगा कि इवेल्युएट करेगा जो मेथड्स यूज किए गए वो अप्रोप्रिएट है और अजम्पशंस रीजनेबल है। ठीक है, तो अब ये अचीव कैसे होगा, ये तो चलो देखेगा, बट इसमें क्या क्या चीजें देखेगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय टेस्टिंग द एक्सटेंट टू विच डेटा ऑन विच अकाउंटिंग एस्टिमेट इज बेस्ड, जो जिस डेटा पे अकाउंटिंग एस्टिमेट बेस्ड है क्या वो एक्यूरेट कंप्लीट और रेलेवेंट है वो डेटा। ठीक है, उसके बाद कंसीडर करेगा सिर्फ, ये मान लो आप इंटरनल डेटा है, उसके बाद एक्सटर्नल डेटा। सो दोनों डेटा को, इंटरनल डेटा की एक्यूरेसी कंप्लीटनेस रेलेवेंस चेक करेगा, एक्सटर्नल डेटा कहाँ से आया है उसका सोर्स, देन उसका रेलेवेंस एंड उसकी रिलायबिलिटी। फिर recalculating accounting estimates and reviewing information about accounting estimates, सबसे पहले वो उसके बाद वो क्या करेगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिकैलकुलेट करेगा एंड रिव्यू करेगा कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन है अबाउट द अकाउंटिंग एस्टिमेट उसको। फिर टेस्ट चेक्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स ओवर एस्टिमेट, कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस, जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं एस्टिमेट्स के ऊपर उसकी इफेक्टिवनेस को भी टेस्ट करेगा। ठीक है, टुगेदर विद अप्रोप्रिएट सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। डन। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या करेगा, इन रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इवेंट्स देखेगा, डेटा चेक करेगा, मेथड्स मॉडल्स देखेगा, अजम्पशंस रीजनेबल है कि नहीं वो देखेगा। अब ये चीजें अचीव कैसे होगी, डेटा दो तरीके के, एक्सटर्नल डेटा की सोर्स रेलेवेंस रिलायबिलिटी एंड ये इंटरनल डेटा मान लो इसको, इस डेटा की एक्यूरेट कंप्लीट एंड रेलेवेंट है कि नहीं। फिर वो उसके बाद अभी भी उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिकैलकुलेट करेगा, इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेगा एंड जो भी कंट्रोल्स है ओवर एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने जो यूज किए उसकी इफेक्टिवनेस को भी वो चेक करेगा। ठीक है, सो ये टॉपिक भी कंप्लीट करते
देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट विथ सिग्निफिकेंट रिस्क। ऐसे कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं जिनके साथ ही कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। सो इन एडिशन टू अदर सबस्टैंटिव प्रोसीजर्स, उसमें जैसे ऐसे 330 में अदर सबस्टैंटिव प्रोसीजर्स, सो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट कि मैनेजमेंट कैसे कंसीडर करेगा ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस एंड व्हाई रिजेक्टेड देम, हाउ मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस एंड उसको उसने ऑल्टरनेटिव क्यों लिया और पहला वाला रिजेक्ट क्यों किया, है ना, वो चेक करना है। हाउ मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस एंड व्हाई रिजेक्टेड देम। उसके बाद देखना है कि वेदर सिग्निफिकेंट अजम्पशंस जो कि मैनेजमेंट ने यूज किए वो रिजनेबल है, ठीक है। उसके बाद वेयर रेलेवेंट टू रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस, मैनेजमेंट्स का जो इंटेंट था, जैसे कि क्या होता है मैनेजमेंट ने आगे इन फ्यूचर कुछ एक्शन परफॉर्म करने का प्लान किया है, उसके पास इसका वो इंटेंट है कि मैं ये एक्शन इन फ्यूचर परफॉर्म करूंगा, तो उसके लिए मुझे आज एक अजम्पशंस या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट वो बनाना है। सो वो चीज चेक करेगा वेयर रेलेवेंट टू रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशन, मैनेजमेंट का क्या इंटेंट है स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन को कैरी आउट मतलब परफॉर्म करने का, और वो क्या सच में परफॉर्म कर पाएगा, एंड द एबिलिटी टू डू सो, ठीक है, सिंपल। वेयर रेलेवेंट टू रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस, मैनेजमेंट्स इंटेंट टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन एंड एबिलिटी टू डू सो। ये उसके बाद अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया है इफेक्ट्स ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ऑन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो ऑडिटर क्या करेगा, खुद से एक रेंज डेवलप करेगा विथ विच टू इवेल्युएट कि इस बीच अगर मतलब कोई अमाउंट्स मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी है, उसने मैनेजमेंट ने इस प्रोविजन इतना बनना चाहिए 4 lakhs का या 5 lakhs का, और अभी मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया है इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, सो ऑडिटर अपने आप से ही एक डेवलप कर लेगा रेंज को, एंड वो देखेगा कि इस रेंज के अंदर अगर है उसकी एस्टिमेशन अनसर्ट उसका जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो उस हिसाब से वो बताएगा कि हाँ ये रीजनेबल है, उस हिसाब से उसकी रीजनेबलनेस को वो इवेल्युएट करेगा ऑडिटर, ठीक है। सो 4 पॉइंट है। इन एडिशन टू अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऑडिटर शैल इवेल्युएट हाउ मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड अल्टरनेटिव अजम्पशंस, व्हाई रिजेक्टेड देम। उसके बाद जो भी assumptions है वो रीजनेबल है कि नहीं, उसके बाद उसका इंटेंट चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा, एंड देन अपनी एक रेंज खुद से डेवलप करेगा ताकि उसके बेसिस पर वो इवेल्युएट कर सके अकाउंटिंग एस्टिमेट की रीजनेबलनेस, ठीक है, डन। अब डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वेरीज बेस्ड ऑन व्हाट, मतलब हाई होगी क्या एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की, लो होगी क्या, ये वेरी करती है काफी चीजों पे। एक तो अकाउंटिंग एस्टिमेट का नेचर कैसा है, उसके बाद जो मेथड है वो कितना किस हद तक एक्सेप्टेबल है, एक्सटेंट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड मेथड, एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ अजम्पशंस यूज्ड टू मेक अकाउंटिंग एस्टिमेट। इजी है, आप इसको 2 से 3 बार एक बार रीड कर लेना, 3 पॉइंट ये नेचर, फिर ये एक्सटेंट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड मेथड एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ अजम्पशंस। फिर अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना लिया, अब उसका आउटकम आया, ठीक है, अब उसको कैसे इवेल्युएट करना है। जो भी आपने एस्टिमेट किया है और एक्चुअल में जितना है, so difference between outcome of accounting estimate and amount originally disclosed in the financial statement does not necessarily represent misstatement in financial statements। अगर जो भी difference है between outcome of accounting estimates and जो amount actually originally disclosed हुआ financial statement में, उससे हम ये पूरा conclusion नहीं कर सकते कि ये misstatement ही है, ठीक है। और particularly for fair value accounting estimate as outcome is affected by subsequent events, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है इसके जो आउटकम है वो सबसीक्वेंट इवेंट्स से ज्यादा वेरी करते, इफेक्ट होते हैं, सो उस बेसिस पे आप अपने आउटकम्स को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्क्लोजर रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या क्या डिस्क्लोज करेगा ऑडिटर रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा sufficient appropriate audit evidence about whether disclosures in the financial statements are as per applicable financial reporting framework, and then for accounting estimate जिनका significant risk है तो वो adequacy evaluate करेगा, evaluate adequacy of disclosures of their estimation uncertainty in the financial statements। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर से हो गया, अब प्रेजेंटेशन की।
सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंटेशन में क्या क्या डिस्क्लोजर्स लिखेंगे, क्या क्या डिस्क्लोजर्स इंक्लूड होंगे, सेम मेथड्स एंड मॉडल ऑफ एस्टिमेशन यूज, कोई भी चेंजेस अगर मेथड्स का रहा फ्रॉम प्रायर पीरियड एंड उनका सबसीक्वेंट इफेक्ट क्या है, एंड एजम्पशंस, ये 3 चीज। उसके बाद बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ एस्टिमेशन, किस बेसिस पे आपने इस एस्टिमेशन को सिलेक्ट किया है, फिर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का क्या क्या सोर्सेस है, उसके बाद फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैविंग सिग्निफिकेंट रिस्क, जिस भी अकाउंटिंग एस्टिमेट का सिग्निफिकेंट रिस्क है, इवन इफ डिस्क्लोजर आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि जो डिस्क्लोजर है ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का वो इनएडिक्वेट है। क्यों? क्योंकि उसके साथ सिग्निफिकेंट रिस्क है, इसलिए। सो ये हो गया अपना डन। उसके बाद अब इस साल का अकाउंटिंग एस्टिमेट तो ठीक, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का क्या है, वो उसमें ऑडिटर क्या करेगा। सो वहां पे भी ऑडिटर को कुछ कुछ चीजें रिव्यू करनी, वैल्यूएट करना है। देखते हैं। ऑडिटर रिव्यू करेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑफ प्रायर पीरियड एंड उनका रीएस्टिमेशन फॉर करंट पीरियड। जो प्रायर पीरियड में अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट ने बनाए थे वो, या तो फिर इस करंट पीरियड में जो पिछली बार अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए थे उसका रीएस्टिमेशन करंट पीरियड में हो रहा है, उसको ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू करेगा, टेकिंग अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड वेदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिव्यू, जो उसने रिव्यू किया था उससे जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिली है क्या वो रेलेवेंट है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट व्हिच इज मेड इन द करंट पीरियड। जो भी करंट पीरियड में अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया गया है, मेन तो उसका अपने को रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असेस करना है। तो इसलिए अपन प्रायर पीरियड में जो भी उसने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए थे मैनेजमेंट ने, उसको रिव्यू करेंगे, उसका नेचर देखेंगे एंड उस रिव्यू से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस बेसिस पे आगे और असेसमेंट करेंगे। ठीक है। फिर आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट वो डिफर कर सकता है उस अकाउंटिंग एस्टिमेट से जो प्रायर पीरियड में रिकॉग्नाइज किए गए थे। कैसे? बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि वो डिफर क्यों करता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सच डिफरेंसेस। ऑडिटर में ऑब्टेन, ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा, इंफॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट्स प्रायर पीरियड एस्टिमेशन प्रोसेस। मतलब ये कि मैनेजमेंट ने जो प्रायर पीरियड में एस्टिमेट्स किए थे, है ना, उसका जो भी प्रोसेस था एस्टिमेशन का, उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करेंगे ताकि हम करंट प्रोसेस जो है मैनेजमेंट का एस्टिमेशन करने का, उसकी इफेक्टिवनेस को भी हम इवैल्यूएट कर सके, हम जज कर सके। ठीक है, पहला ये। दूसरा, ऑडिट एविडेंस फॉर रीएस्टिमेशन इन करंट पीरियड ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से ऑडिटर ये चीजें आइडेंटिफाई और ऑब्टेन कर सकता है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है, इंफॉर्मेशन कर सकता है ऑब्टेन इफेक्टिवनेस वाली, मतलब जो प्रायर पीरियड में उसका एस्टिमेशन प्रोसेस था मैनेजमेंट का, एंड देन ऑडिट एविडेंस ऑफ मैटर्स जैसे कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैटर्स का ऑडिट एविडेंस। ठीक है। उसके बाद आपका रीएस्टिमेशन का ऑडिट एविडेंस, ये तीनों चीजें ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। उसके बाद रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑडिटर को हेल्प करेगा, ऑडिटर को असिस्ट करेगा, किस चीज में असिस्ट करेगा, टू आइडेंटिफाई द सिचुएशंस जो कि इंक्रीज करती है ससेप्टेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू पॉसिबल मैनेजमेंट बायस। मतलब ऐसा किसी केसेस में से हो सकता है कि मैनेजमेंट अपने बेनिफिट के लिए बायस्ड तरीके से मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं। सो वो भी क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई हो जाने के लिए वो हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? जब ऑडिटर प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करता है। ठीक है। उसके बाद ऑडिटर्स इसीलिए चौकन्ना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वो भी असिस्ट करता है टू आइडेंटिफाई सर्कमस्टांसेस, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई करने के लिए एंड असेस करने के लिए नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है। ये दो चीजें असिस्ट वाले पॉइंट्स आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये और ये। उसके बाद हाउएवर रिव्यू डज नॉट क्वेश्चन द जजमेंट्स मेड इन द प्रायर पीरियड्स दैट वर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। देखो, ऑडिटर जो है वो रिव्यू प्रायर पीरियड का सिर्फ मतलब वो अपने इस करंट पीरियड की इफेक्टिवनेस को, करंट पीरियड में जो भी एस्टिमेट्स बनाए हैं उसकी इफेक्टिवनेस को जज करने के लिए वो करेगा रिव्यू, बट वो जज नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। क्या क्वेश्चन नहीं करेगा? जो भी उसने प्रायर पीरियड में एस्टिमेट्स बनाए हैं उसको जज नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उस
टाइम में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बेसिस पे ये जजमेंट, ये रिव्यू किया गया है। ठीक है, सो ये हो गया आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ प्रायर पीरियड। अब इसको एक बार अपन और क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। ऑडिटर रिव्यू करेगा एंड प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट प्लस रीएस्टिमेशन जो भी है करंट पीरियड का वो। ठीक है, उसके बाद जो भी आउटकम है वो डिफर कर सकता है प्रायर पीरियड से, तो उसके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ताकि उसको पता चले इंफॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, ऑडिट एविडेंस पता चलेगा। एंड दो चीजें उसको असिस्ट करेगी, क्या असिस्ट करेगी, रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट में ऑल्सो असिस्ट दी ऑडिटर कि मैनेजमेंट बायस जैसा कोई केस है क्या, कोई चांसेस है कि ससेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के से भी, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑडिटर का वो असिस्ट करेगा क्यों, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई करने के लिए। हाउएवर रिव्यू डज नॉट क्वेश्चन द जजमेंट्स व्हिच इज मेड इन द प्राइवेट, क्योंकि वो उस टाइम के इंफॉर्मेशन अवेलेबल था उसके बेसिस पे बनाए गए। बस लास्ट दो ऐसे 540 कंप्लीट डिटेल में अपन ने रिवाइज किया इसको। सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करना है, वेदर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी बिलीव सिग्निफिकेंट assumptions used in making accounting estimates are reasonable, ये उनसे लिख के लो। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के जो भी आपने एस्टिमेट्स बनाए हैं उसके जो assumptions है वो रीजनेबल है, वो आप हमें लिख के दीजिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेंगे, बेसिस फॉर कंक्लूजन्स फॉर रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। ऑडिटर अब लास्ट में डॉक्यूमेंट भी करेगा। वो क्या डॉक्यूमेंट करेगा, किस बेसिस पे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो रीजनेबल है, एंड डिस्क्लोजर्स गिविंग राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसे कुछ डिस्क्लोजर्स देने हैं, उसको भी डॉक्यूमेंट करना है जिसके कारण आपका सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ रहा है। देन लास्ट, इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस, ये 2 से 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। assumptions रीजनेबल है, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से मैनेजमेंट से लेना है। सो एट लास्ट यस, ऐसे 540 कंप्लीट। इसके बाद अपन करेंगे ऐसे 550 एंड देन ऐसे 580। सो ऑलमोस्ट 500 की सीरीज मेजरली कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये रिविजन सीरीज हेल्प कर रही होगी। हेल्प कर रही होगी और आगे और वीडियोस ऐसे चाहिए, सो प्लीज डू लाइक, subscribe, share and comment any suggestions and any questions which you want to ask, and join my telegram channel for notes and important updates. So thank you, till then all the best, मिलते हैं next revision पे।